बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ गट ट्यूब डेवलपमेंट। आज हमने देखना है कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गट ट्यूब की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। हम गट ट्यूब की मॉलिक्यूलर रेगुलेशन को हम दो में डिवाइड करते हैं कि पहले इसकी स्पेसिफिकेशन को और दूसरा इसकी स्टेबलाइजेशन को। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होगा कि कौन सा पार्ट गट ट्यूब का क्या बनाएगा रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर इसका क्रेनियल पार्ट क्या बनाएगा, कॉर्डल पार्ट क्या बनाएगा, इसका मिडल पार्ट क्या बनाएगा। और दूसरी हेडिंग में हमने देखना है कि इसकी स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि वो पार्ट वो स्टेबल हो, वो पार्ट जिसको बता दिया जाए कि आपने यही बनना है तो वो वही बने, कोई किसी और पार्ट में चेंज ना हो पाए। ओके, इसको कहते हैं हम स्टेबलाइजेशन। यानी किसी चीज़ को अगर हम किसी बंदे को अगर हम ऑर्डर दे दें और वो अगर इस ऑर्डर पे अमल ना करे तो उसका मतलब वो अनस्टेबल है, लेकिन अगर वो इसी ऑर्डर पे अमल कर ले तो उसका मतलब वो स्टेबल है। तो पहला हमने स्पेसिफिकेशन और दूसरा हमने स्टेबलाइजेशन पढ़ना है। स्पेसिफिकेशन होती है गट ट्यूब की, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस केमिकल के? रेटिनोइक एसिड के। और रेटिनोइक एसिड का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो डाउन होता है। डाउन डाउन का मतलब होगा जो क्रेनियल मोस्ट स्ट्रक्चर्स हो गए गट ट्यूब के, उनके पास रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी। यानी गट ट्यूब के जो क्रेनियल मोस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फेरिंग्स हो गया, वो रेटिनोइक एसिड की लिटल कंसंट्रेशन से एक्सपोज हो गई। लेकिन अगर कोलोन की बात करें या डिस्टल मोस्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो ज़्यादा रेटिनोइक एसिड का सामना करेंगे। इसका मतलब रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो डिटरमिन करेगा कि किस पार्ट ने क्या बनाना है, यानी स्पेसिफिकेशन को डिटरमिन कर। एक्चुअली रेटिनोइक एसिड की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो किसी न किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर रेटिनोइक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब वो क्रेनियल मोस्ट स्ट्रक्चर्स होगा, और अगर वो इसोफेगस वाले रीजन में है तो वो एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SOX2, और SOX2 स्पेसिफाई करता है इसोफेगस और स्टोमक को। PDX1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये स्पेसिफाई करता है डुओडेनम को। CDXC ये स्पेसिफाई करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। CDXA ये स्पेसिफाई करता है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्ट। दूसरा पॉइंट था हमारा स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन वो डिपेंड करती है रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर मेंबर कितने होंगे? दो, एक होगा एंडोडर्म और दूसरा होगा मेसोडर्म। मेसोडर्म कौन सी? विसरल मेसोडर्म, क्योंकि विसरा हम पढ़ रहे हैं। और कौन सी? मेसोडर्म जो कि एंडोडर्म को सराउंड कर रही है। इसका मतलब एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल इंटरेक्शन होगा, और वो उस इंटरेक्शन के दरमियान एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होगा, उसका नाम होगा सोनिक हेजहॉग। और सोनिक हेजहॉग की एक्सप्रेशन तकरीबन गट ट्यूब के ऑलमोस्ट सारे पार्ट में होगी। अब होगा क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले जो उसके गट ट्यूब की एंडोडर्म है वो सिक्रेट करेगी सोनिक हेजहॉग को, जिसको हम सिंपल SHH बोलते हैं। SHH प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? एंडोडर्म से हुआ। फिर ये एंडोडर्म से प्रोड्यूस होने के बाद ये सराउंडिंग मेसोडर्म पर जाके एक्शन करेगा, और सराउंडिंग मेसोडर्म पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, उनको अप रेगुलेट करेगा। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिटरमिन करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को जो किसी गट ट्यूब से स्पेसिफिकली बनना है, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो डुओडेनम हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो। इसकी एग्जांपल वो इस तरह देते हैं कि कॉर्डल मिड गट और तमाम हाइंड गट, वहाँ पे सोनिक हेजहॉग की एक्सप्रेशन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करती है, उसको आप रेगुलेट करती है। उसका नाम है होम्योबॉक्स जीन, HOX जीन, मेसोडर्म में। मेसोडर्म से स्पेसिफाई होने के बाद फिर क्या होगा? मेसोडर्म एंडोडर्म को मैसेज सेंड करेगी कि आप ये वाला कंपोनेंट बनाओ, कि आप मिड गट से आप जुजिनम बनाओ, आप मिड गट से आप आइलियम बनाओ, या फिर आप हाइंड गट से क्या क्या बनाओ, आप हाइंड गट से रेक्टम बनाओ और कोलोन बनाओ। तो स्पेसिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन का बेसिक एम्ब्रियोलॉजिकल मैकेनिज्म था। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आगे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह फ़ायदा उठाते रहें हमारे चैनल का। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।